आरएसएस का जो प्रमुख है वो कह चुका है कि बाबरी मस्जिद की तरह से हमने बाकी सारा जो मुसलमानों को बेदखल करना है वो कोर्ट से करा लेंगे, अब आपको भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए तैयार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए अब उन्होंने 6 दिसंबर की तरह से भीड़ भाड़ ले जाकर मस्जिद को ढाने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी, ये ग्लोबल रैंक इसका 11वां है, हमारे देश का सबसे बड़ा खरबपति। गौतम अडानी 16वां नंबर है दुनिया में, ये नंबर 2 है। शिव नादर, उसका तीसरा नंबर है भारत में, 42वां दुनिया में नंबर है। सावित्री जिंदल एंड फैमिली 53 दुनिया के अंदर है, चौथा भारत के अंदर। साइरस पूनावाला 5 नंबर है देश में, 67 नंबर है दुनिया में। 6 दिलीप संघवी 83 नंबर है दुनिया में, 6 नंबर है हमारे देश में। 7 नंबर देश में कुमार बिरला 95 नंबर दुनिया के अंदर। 8 कुशल पाल सिंह 8 नंबर 102 सारी दुनिया में। 9 लक्ष्मी मित्तल 107 सारी दुनिया में 9 नंबर है यहाँ। 10 राधा किशन दामानी 105 सारी दुनिया में है और 10 नंबर यहां पर है। इनमें से कितने बहुजन, कितने दलित, कितने एसटी इस लिस्ट में आ गए जरा बताइए। उसमें से इसको 1000 तक भी ले आए, कितने आ गए हैं उसके अंदर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो फायदा उठा चुका उसको बाहर कर दो, तो मैं एक बहुत छोटा सा सवाल 40 साल से रख रहा हूं कि आप अडानी, मुकेश अंबानी, आप एक थ्रेश होल्ड तय करें, आप एक जगह तय करें कि अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे उसके बाद आपको कोई बैंक लोन नहीं दिया जाएगा, आपको कोई कारखाना लगाने की इजाजत नहीं होगी, कर देना इसको। सुप्रीम कोर्ट के जज, माफ कीजिएगा मुझे, जातिवादी घृणा से, बहुजनों के खिलाफ जातिवादी घृणा से जो ग्रस्त है, उनको आज तक ये कानून नहीं पास कर सके कि अगर कोई भी गटर के अंदर किसी को उतारेगा बिना मास्क दिए हुए तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको मौत की सजा दी जाएगी। उनको देखिए अचानक कितना प्यार आ गया, 3 से 4 हजार हर साल गटर साफ करते हुए मर रहे हैं और उसमें कोई ब्राह्मण नहीं मर रहा है, कोई ठाकुर नहीं मर रहा है उसके अंदर। मुसलमान तो बहाना है, मुसलमान और ईसाई बहाना है, बाकी उन्होंने जो कुछ करना है उसको आप बहुत साफ तरीके से देख रहे हैं। सैकड़ों अस्पृश्य जातियां को मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर ने पहले डिप्रेस क्लासेस बनाई, फिर जब 1935 एक्ट आया तो उसमें सभी जातियों को मिलाकर शेड्यूल कास्ट बना, अनुसूचित जातियां। संविधान जब बनाने की बात आई तो 340 में ओबीसी के लिए और 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए और 342 में शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। उस समय किसी तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया था, क्योंकि अस्पृश्यता का संबंध सिर्फ संपत्ति से नहीं है कि संपत्ति हो जाए इसका मतलब है कि जाति खत्म हो जाएगी, इसी बात नहीं है। लेकिन ओबीसी कमीशन नहीं बना, इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा भी दिया। बाद में ओबीसी कमीशन बना, मंडल कमीशन बना और वीपी सिंह सरकार ने लागू किया, लेकिन उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया, कंडीशन लगा दिया। अब पिछड़ा अति पिछड़ा में विभाजन की बात चली रही है। इसी बीच इधर सुप्रीम कोर्ट में क्या एससी एसटी का वर्गीकरण राज्य सरकारें कर सकती है, ये मामला सुनवाई हो चुका है और जजों ने, संविधान पीठ ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। आज चर्चा इसी विषय पर कि क्या है वैधानिकता, क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्गीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, लगातार लिखते रहते हैं, संविधान के ज्ञाता हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ निजीकरण और तकरीबन 42% जो सरकारी जॉब है उसमें अब निजीकरण, ठेका और कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आ गया है। एक तरफ निजीकरण बढ़ रहा है, आरक्षण की प्रासंगिकता ही खत्म हो रही है। दूसरी तरफ ये कहाँ मसला फंसाया जा रहा है कि एससी एसटी का वर्गीकरण क्या है, इसके समाजशास्त्रीय पहलू क्या है, इसके कानूनी पहलू, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है सर, जय भीम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग और बहुजन भी ये सोचते हैं कि इस देश में मुसलमान सबसे बड़ी समस्या है और उनकी मस्जिदें आप ढा देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे, उनके कारोबार बंद कर देंगे, उनको नौकरी देना बंद कर देंगे। तो वो
देश का बड़ा भला होगा, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ दिक्कत है। लेकिन हमको इस बात को समझना चाहिए कि वो जो इस देश का बुनियादी ढांचा है, जो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जो बुनियाद डाली गई प्रजातंत्र की, बंधुता की और बराबरी की, न्याय की, दुनिया का पहला संविधान जो बना, आधुनिक संविधान, उसमें बाबा साहब के नेतृत्व में जो कुछ हुआ, ये उस सब को मलियामेट करने जा रहे हैं। मुसलमान तो बहाना है, मुसलमान और ईसाई बहाना है, बाकी उन्होंने जो कुछ करना है उसको आप बहुत साफ तरीके से देख रहे हैं। और बात यह है कि ये मामला मोदी की चॉइस, मोदी तो आप जानते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए, वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, और मुझे गोलवलकर ने तैयार किया, और गोलवलकर ने आरक्षण के बारे में जो कहा था उसका बाद में भी जिक्र करेंगे, लेकिन मैं ये बता देता हूं, उन्होंने कहा कि ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए होना था, टेक्निकली 10 साल के लिए ही होना था, लेकिन उसके बाद क्योंकि हालात कुछ भी नहीं बदले, बद से बदतर होते गए, तो ये कोई दलितों की, बहुजनों की संसद नहीं थी जिसने तय किया कि इसको बढ़ा दिया जाए। ये इनकी ही संसद थी जिन्होंने ये तय किया। पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, लेकिन सरकारी नौकरियों का जी, और उसमें ये भी प्रावधान था कि हिंदू बैठ के बातचीत करेंगे, और जब लगेगा कि अस्पृश्यता खत्म हो गई, जातीय भेदभाव खत्म हो गया, तब रिव्यू किया जाएगा। जी सर प्लीज। जी डॉक्टर नथनलाल, मैं कह रहा हूं कि हमने उसमें इसका और क्या मुद्दा, क्या पहलू था, उसमें हमने बहस में नहीं जाना चाहिए। हमने हमारे बुनियादी सवाल ये कर रहे हैं कि आपने जो सन 1936 या 37 में पूना पैक्ट किया था, जिसमें साफ लिखा था कि हजारों साल से जो कुछ होता रहा है, आप उसकी थोड़ी सी भरपाई कर पाएंगे, उसका प्रायश्चित करेंगे, और वो ये होगा कि उनको ये दिया जाएगा। और दूसरी बात ये समझने की है कि ये इंडिविजुअल को नहीं दिया गया था, ये किसी एक बहुजन, एक शूद्र इंडिविजुअल को नहीं दिया गया था, ये सारे देश पर लागू होना था, ये सारे देश पर लागू होना था, और ये क्लास को दिया गया था। आप जाति की बात करते हैं, लेकिन एक सेक्शन को दिया गया था। मैं सारे बहस पर आने के और बुनियादी मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं डॉक्टर रतनलाल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मंडल आयोग को लागू करने के खिलाफ जब पूरी गुंडागर्दी हुई और आप जानते हैं कि किस तरह से सारे देश में आग लगाने की कोशिश की गई, और उसकी शुरुआत उससे बहुत पहले गुजरात में हुई थी, जहां थोड़ा सा आरक्षण देने की बात की थी कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने, तो कैसे वहां पुलिस वालों को जलाकर मारा गया था, और वहां कैसे वो हिंसा जो रिजर्वेशन पर बहुजनों के खिलाफ थी, वो मुसलमानों के खिलाफ बदल दी गई थी। मैं आपको जो अपना जिया हुआ है मैं आपको बताता हूं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे, हमारे बहुत सारे बहुजन स्टूडेंट जो थे वो हमारे नुक्कड़ नाटक संगठन में थे, निशान नाट्य मंच उसका है, आपने उसके नाटक वीडियो पर देखने चाहिए। तो हम लोगों ने एक नाटक करना शुरू किया, उसमें टुकड़ा नहीं पूरी रोटी लेंगे, इसकी भी स्क्रिप्ट है जिसको चाहिए, और आज बहुजनों ने अपनी नाटक टीमें बनाकर और उसके जो गीत है वो गाना चाहिए और नाटक करना चाहिए। वो नाटक क्या था जरा सा सुन लीजिए। हमारे वो एक पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर ही है वो पूरा नाटक जो है, कि रिजर्वेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या होता है। आप जब ये कहते हैं कि आप एक ऊंट और एक घोड़े को साथ जुड़वाएंगे और हम बराबरी करेंगे और बराबरी का हम एक ही इनाम देंगे, तो वो चल नहीं सकता है। वो सारे दौड़े हमने करवाई थी, यानी एक लूला है, एक लंगड़ा है इंसान, एक अंधा है जी, तो आप उनको सबको रेस में लगा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको एक ही अवार्ड मिलेगा, सबके लिए एक ही नियम है, एक ही रास्ता है, एक ही इनाम है। तो लेकिन हमने जो सवाल उठाया था नाटक के आखिर में कि ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है, आप पूरी डबल रोटी जो है, पूरी जो पाव रोटी है, उसका आप एक पीस पर हमको कुत्तों की तरह, सड़क के कुत्तों की तरह लड़वा रहे हैं, और बाकी रोटी पूरी ब्रेड जो है आप अपने पास रखे हुए। हम इस टुकड़े पर नहीं लड़ेंगे, हम इस पीस पर, ब्रेड के पीस पर नहीं लड़ेंगे, हमको सारी व्यवस्था में क्या हो रहा है उसको हम जानना चाहते हैं। ये बुनियादी सवाल है। यानी जिन लोगों को इस देश में गरीबों की, सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो रही है, बताइए, गरीबों की है ना, दलितों की चिंता हो रही है, बहुजनों की चिंता हो रही है, जो हमेशा ब्राह्मणवादी फैसला देते रहे, हर चीज को लेकर ब्राह्मणवादी फैसला देते रहे, जिन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड के नाम पर सारा जो बहुजनों के अधिकार थे उसको, और जो कुछ मुसलमानों को ओबीसी के तौर पे मिल रहा था उसको खत्म करने का पूरा किया और उसको लागू किया।
उसको उन सब की फिक्र नहीं है, लेकिन उनको जो बहुजनों में सबसे खराब स्थिति है उसकी उनको चिंता हो रही है। और उनको चिंता हो रही है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गटर साफ करते हैं, और अभी अभी खबर आ रही है अभी 1 घंटा पहले कि कहां पर, कोयम्बटूर, जी, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में, जी कोयम्बटूर। जी कोयम्बटूर में। सुप्रीम कोर्ट के जज, माफ कीजिएगा मुझे, जातिवादी घृणा से, बहुजनों के खिलाफ जातिवादी घृणा से जो ग्रस्त है, उनको आज तक ये कानून नहीं पास कर सके कि अगर कोई भी गटर के अंदर किसी को उतारेगा बिना मास्क दिए हुए तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको मौत की सजा दी जाएगी। उनको देखिए अचानक कितना प्यार आ गया। 3 से 4 हजार हर साल गटर साफ करते हुए मर रहे हैं, और उसमें कोई ब्राह्मण नहीं मर रहा है, कोई ठाकुर नहीं मर रहा है, उसके अंदर कोई वैश्य नहीं मर रहा है, उसके अंदर कौन मर रहा है? सारे के सारे बहुजन ही मर रहे हैं। तो हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अब जरा सा जल्दी से डॉक्टर रतनलाल, हम 2-3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है जरा उसको हम समझ लेते हैं। हुआ ये है, और बड़े दुख की बात है, कि पंजाब का जो एडवोकेट जनरल है वो इस बात को लेकर आया है, और वो ब्राह्मणवादियों से भी ज्यादा ब्राह्मणवादी होकर इस बात को कर रहा है कि आप जो है, आपने इसको जो फायदा उठा रहे हैं वो बहुत फायदा उठा चुके। और उसने तो इतना घटिया शब्द एक इस्तेमाल किया है, उसको मैं बता दूं, लंपिंग ऑफ बेनिफिट्स, कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है उन्होंने तो एक गठरी भर के फायदे उठा लिए हैं। लंपिंग ऑफ, मैं उसका अंग्रेजी का मीनिंग देख रहा था, मेरी हिंदी में मीनिंग देख रहा था, कोई लंपिंग का समय, लंप जो होता है वो वैसे ऊंट के ऊपर जो ऊपर बड़ा सा निकला रहता है उसको लंप कहते हैं, लेकिन उसने ये वर्ड इजाद किया है कि गठरी भरकर फायदे उन्होंने उठा लिए हैं। अच्छा, गठरी भरकर कितने फायदे उठाए उसका जरा सा आप सुन लीजिए। और ये संसद के अंदर जो दिया था, संसद के अंदर जो मंत्री ने, जितेंद्र सिंह ने जो बयान दिया था, जरा उसको आप सुन लीजिए जनाब। उसके ये संसद के अंदर जो मोदी के हिंदुत्ववादी सरकार के उसने दिया है वो ये है कि एससी की 17,880 पद जो हैं वो खाली हैं, सिर्फ 13,202 भरे गए हैं। एसटी की 14,061 खाली हैं, सिर्फ 9,619 भरे गए। ओबीसी की 19,283 खाली हैं, सिर्फ 11,732 भरी गई हैं जी। और उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं कि बराबरी हो गई, ये ना इनको इस देश के बारे में पता है, ना इनकी आंखें हैं, ना इनके कान हैं, ना ये पढ़ते हैं, और ये सचमुच में लोह पुरुष हैं। ये इनका कोई दिल विल और इससे कोई ताल्लुक नहीं। जरा सुन लीजिए, ये सरकारी मोदी सरकार के मंत्री ने जो बयान दिया है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट में ग्रुप ए के अंदर 81 जो ऑफिसर हैं, और अभी ये बता दूं, अभी जो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे जा रहा है उसमें ये सब गिनती में भी नहीं आएगा। जो 81 ऑफिसर हैं, 6 एससी हैं, 1 एसटी है, 2 ओबीसी है। ग्रुप बी में 109 अफसर हैं, 6 एससी हैं, 6 एसटी हैं, 20 ओबीसी हैं। पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट ग्रुप ए में 30 ऑफिसर हैं, 5 एससी हैं, 9 एसटी हैं और ओबीसी हैं। नीति आयोग में ग्रुप ए में 193 अफसर हैं, 19 एससी हैं, 13 एसटी हैं, 15 ओबीसी हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 280 अफसर हैं, 93 एससी हैं, 23 एसटी हैं, 29 ओबीसी हैं। ये हिसाब तो लगाओ, हिसाब तो बताओ क्या है। और अभी आप उसके बाद यूजीसी का आपने तुगलकी कानून आपने सुन लिया है, फरमान सुन लिया है कि जो एससी एसटी की सीटें भरी नहीं जा रही हैं वो जनरल कर दी जाएंगी। यानी आपने रिजर्वेशन को पूरा खत्म करने का तय किया है। और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक बाबा साहब के साथ जो वायदा किया था सारे हिंदू नेताओं ने, संविधान के अंदर जो कुछ लिखा था, संविधान के अंदर जो कुछ दिया गया था, आप उसको सबका सत्यानाश करके आप उसको फेंक देना चाहते हैं। अच्छा, मैं जो बुनियादी बात पर आना चाहता हूं, और हमारे इसको, हमारा जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस जो आप जानते हैं कितने जबरदस्त ब्राह्मणवादी हैं कि उन्होंने केसरिया कपड़ा पहनकर गुजरात के मंदिरों को विजिट किया। ये वो बंदा है जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद जिन लफंगों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने जो बाबरी मस्जिद को ढहाई थी उनको मंदिर बनाने की इजाजत दी, उनको दिया। यानी हिंदुओं में भी जो निर्मोही अखाड़ा, जिसका सबसे पुराना चैलेंज था, जिसका सबसे आखिरी चैलेंज था कि
बाबरी मस्जिद की जगह हमारी है। वीएचपी कहीं आता नहीं था, आरएसएस कहीं आती नहीं थी, उसको भी बाहर करके आरएसएस के कंपटीशन से बाहर करके उनका सारा रद्द करके उन्होंने आरएसएस के ये बाबरी मस्जिद के घर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए एक इतना घटिया और तकनीकी भाषा उठा रहे हैं कि देखिए भाई, हमेशा से जब आप रिजर्वेशन करते हैं तो जरा चंद्रचूत की भाषा सुनिए, तो एक्सक्लूजन तो हो ही जाता है, यानी बहिष्कृत आप कुछ लोगों को तो वंचित कर देते, यानी जब आपने रिजर्वेशन रखा तो आपने बहुमत था, जो ऊंची जाति, बहुमत नहीं, जो ऊंची जातियां थी उनको बाहर कर दिया था। तो ये तो पहले से ही आपने एक्सक्लूजन किया हुआ है। तो अगर आप कुछ एससी एसटीज को अगर वंचित कर देंगे, डॉक्टर रतनलाल बहुत गहराई से देखिए कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है कि आपने जब रिजर्वेशन दिया भारत के संविधान में, तो आपने ऊंची जातियों को वंचित कर दिया। उसने वो टर्म यूज कर रहा है एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन, अब हम थोड़ा सा एक्सक्लूजन चाह रहे हैं और जिनको फायदा नहीं हुआ उनको दे देना चाह रहे हैं। किस में से दे देना चाह रहे हैं? जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है जी। अब जरा सा 10% भी तो 10% तो मिल ही गया ना। 10% मिल गया, जो बाकी जो है उसमें कौन पाकिस्तान का, बांग्लादेश का ऑफिसर थोड़ी है। हाँ, किसके लेकिन भाई साहब जो निशांत ने टुकड़ा नहीं पूरा रोटी लेंगे वो उठाया था, मैं आज वो सवाल उठाना चाह रहा हूं। नंबर 1, आप काम करने का राइट टू वर्क दे दीजिए, इस सबकी बहस की जरूरत ही नहीं है। रिजर्वेशन हमारे लिए, रिजर्वेशन एक बीमार समाज का सिम्टम है। आप काम करने का अधिकार दे दीजिए, आप हजारों साल में जो कुछ हुआ है उसका कैसे आप भरपाई करेंगे, ये तो सबके साथ बैठकर हिंदू नेताओं ने तय किया था। लेकिन हमको एक बात बताइए, अभी आंकड़ा आया है, भारत के जो 10 खरबपति डॉलर के अंदर खरबपति हैं, डॉलर के अंदर खरबपति, जरा उनका नाम, ये अभी 4 दिन पहले आया है, ये फॉर्ब्स वर्ल्ड जो है, मुकेश अंबानी, ये ग्लोबल रैंक इसका 11वां है, हमारे देश का सबसे बड़ा खरबपति। गौतम अडानी 16वां नंबर है दुनिया में, ये नंबर 2 है। शिव नादर, उसका 3रा नंबर है भारत में, 42वां दुनिया में नंबर है। सावित्री जिंदल एंड फैमिली 53 दुनिया के अंदर है, 4था भारत के अंदर। साइरस पूनावाला 5 नंबर है देश में, 67 नंबर है दुनिया में। 6 दिलीप संघवी 83 नंबर है दुनिया में, 6 नंबर है हमारे देश में। 7 नंबर देश में कुमार बिरला 95 नंबर दुनिया के अंदर। 8 कुशल पाल सिंह 8 नंबर, 102 सारी दुनिया में। 9 लक्ष्मी मित्तल 107 सारी दुनिया में, 9 नंबर है यहाँ। 10 राधा किशन दामानी 105 सारी दुनिया में है और 10 नंबर यहां पर है। इनमें से कितने बहुजन, कितने दलित, कितने एसटी इस लिस्ट में आ गए, जरा बताइए। उसमें से इसको 1000 तक भी ले आए, कितने आ गए हैं उसके अंदर? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो फायदा उठा चुका उसको बाहर कर दो। तो मैं एक बहुत छोटा सा सवाल 40 साल से रख रहा हूं कि आप अडानी, मुकेश अंबानी, आप एक थ्रेशोल्ड तय करें, आप एक जगह तय करें कि अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे उसके बाद आपको कोई बैंक लोन नहीं दिया जाएगा, आपको कोई कारखाना लगाने की इजाजत नहीं होगी। कर देना इसको। आप जो अघोषित बेईमानी के आधार पर जो रिजर्वेशन है आप उसको खत्म कर दें तो संवैधानिक रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जिस घर के अंदर ऊंची जाति के अंदर एक से ज्यादा आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, आईएफएस हो जाए, उसको बाहर कर दो, क्रीमी लेयर करके उसको बाहर कर दो। आप उनको लगातार एक परिवार के अंदर 10-10 आईएएस और आईपीएस हैं, आप उन पर कोई अंकुश लगाते हैं? आप उन पर कोई अंकुश नहीं लगाते। उसके पीछे जो है सर, मेरी जो समझ है जी, एक तो 10% पे कोई वर्गीकरण की बात नहीं है, ना कोई आंकड़ा आया, ना 10% रिजर्वेशन किसी ने मांगा था, ना कोई आंकड़ा था, ना कोई कमीशन था। जी, गैर संवैधानिक तरीके से वो दे दिया गया और उसमें भी कौन खा रहा है किसका, इस पे चर्चा नहीं है। जी, जी। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था वो अस्पृश्यता, सोशल एक्सक्लूजन के नाम पे था और ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं, रिप्रेजेंटेशन का सवाल था। जी, जी। अभी इसके कोई आंकड़े आपने कुछ बताया जो मिनिस्टर ने संसद में रखा है, अभी पूरा रिजर्वेशन खत्म भी नहीं, लागू भी नहीं हुआ है। जी, जी। पूरा रिजर्वेशन लागू भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी पूरा लागू नहीं, कहीं पूरा लागू नहीं है, निजीकरण जारी है। जी, मेरी समझ ये है कि जो पहला दूसरा जनरेशन जो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से लबरेज है, थोड़ा सा
वो अंग्रेजी बोलता है, क्वेश्चन करता है, सवाल जी करता है, जी कॉन्फिडेंट हाँ रहता है, टाई हाँ सूट लगा के रहता है, हाँ वो इनकी नजर में चुभ रहा है। तो वैसे लोगों को कैसे हटा दिया जाए जो सवाल न करे? बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। बात है ना कि और सवाल न आप देखिए करे। ना, ये आंकड़ा भी सरकारी है। आंकड़ा सरकारी है कि सारे देश के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 31%, 7% है SC ST OBC, और जनरल जो है सिर्फ 5.85% है। हम्म। आप जो आपका आंकड़ा कह रहा है कि वो 37%, 38% है, आप उनको उससे वंचित कर दे रहे हैं। और डॉक्टर रतनलाल, मैं कह रहा हूं बहुजन इंटेलेक्चुअल्स को एक सवाल करना होगा कि भाई ठीक है, आप जिसको मिल गया उसको बाहर कर दो, तो आप ये दुनिया के, हमारे देश के जो ये सारे के सारे खरबपति ऊंची जातियों के हैं, इनको पर क्यों नहीं करते हो? इनको क्यों नहीं करते हो कि तुम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं करोगे? और इनकी इनकी मिल्कियत क्या है? ये जैसे अडानी, अडानी के शेयर अपने कितने हैं? 3%। अंबानी के 4% है। टाटा के ये दूसरे बिरला के कितने परसेंट है? ये 3-3% इनके शेयर है। और उसके बाद ये खरबपति, दुनिया दुनिया के माने हुए खरबपति बने हुए। मेरा मेरा बुनियादी सवाल है, आप एक्सक्लूजन करो, जिसके पास मिल जाए उसका एक्सक्लूजन कर दो, है ना? आप छोड़ दो, आप पूना पैट को छोड़ दो, आप संविधान को आग लगा दो, आप लगा ही रहे हो। आप वो बाहर से आकर कोई पाकिस्तानी और चीनी भारत के संविधान का सत्यानाश कर रहे, आप कर रहे हो। ये RSS वाले मीडिया के लोग वो कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। आप एक बात ये कर दो कि उसका भी तय कर दो थ्रेशोल्ड, ये तय कर दो कि पूंजीपतियों में, ऊंची जातियों में भी इतने करोड़ के बाद उसको दूसरा धंधा करने की इजाजत नहीं होगी। मुझे कर तो दो। ये लगता है सर, मैं तो जी यूनिवर्सिटी में हूँ, आप ही की यूनिवर्सिटी में हूँ, जी और मुझे लगता है कि जो ज़्यादा काबिल है उसके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। जी हाँ जी और बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ को मैंने एक चिट्ठी लिखा था, शायद आपने पढ़ा भी होगा, जी कि मैं हिंदू कॉलेज में हूँ, पिछले 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे से अथॉरिटी किस तरह का बर्ताव करती है। जी जो जी स्लेव मेंटालिटी का है वो तो ठीक है, झुका रहता है, लेकिन जो सवाल करेगा, जो कॉन्फिडेंट रहेगा, जो लिखे पढ़ेगा, उनसे इनको ज़्यादा समस्या होती है, उन्हीं को तंग बिल्कुल। करते हैं ज़्यादा, उसी को खत्म करना चाहते हैं ना आप। उसी को करना चाहते हैं। जी। आप जो कुछ संवैधानिक तौर पे मिल रहा है उसको आप उसको खत्म करना चाहते हैं। देखिए ना, इनको हमारे बहुत चिंता हो रही है, ये चंद्रचूड को, इसको बहुत चिंता हो रही है स्कैवेंजर्स की, जो गटर साफ कर रहे हैं, है ना? इसको बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उनको पता है वो गटर साफ करते रहेंगे और उनके लिए आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनके पास दिमाग आ जाएगा, जो बाबा साहब को पढ़ लेंगे, हुँ, उनकी ही तो वैसे लोगों को उन्होंने बाहर कर दो। उनको बाहर करना है। और उनको जो बाहर कर कर इन्होंने बिल्कुल पेशवा राज लेकर आना है। वो पेशवा हुँ, राज जिसमें बहुजन औरत अपना सीना नंगा कर कर आ सकती थी, नंगा कर कर आती थी। और ये सोचते हैं कि लोग लड़ते नहीं है। उस वक्त में भी वो बहुजन बच्चियां थी जिन्होंने अपना दम काट कर और कहा कि नहीं, हम ढकने के लिए आपको टैक्स नहीं देंगे, आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देंगे। आप जो है इस संविधान का नाम लेकर आप इसके साथ जो कुछ कर रहे हैं। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और गवाही जैसा जो बंदा, जो एक बहुजन स्टॉक से आता है, वो किस किस तरह की बात कर रहे हैं, वो क्या नहीं क्या उन्होंने सवाल उठा रहे हैं। एक आर्गुमेंट उन्होंने दिया, मैंने पढ़ा हम्म, कि संसद करे इसमें वर्गीकरण। हाँ जी, मतलब वो वो कोर्ट, नहीं, संसद कर दे। संसद पॉलिटिकल क्लास है ना, हम्म, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। हाँ। तो संसद में क्या ये संभव है कि पार्लियामेंट में ये वर्गीकरण लेकर आएँ SC/ST में? ये कर सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके ज्यादा SC ST OBC जो बिल्कुल गैया और गधों से भी गए गुजरे हैं, वो हैं, एक विद्रोह होगा। एक बार पहले इन्होंने कोशिश की थी, आप जानते हैं, वापस लेना पड़ा था, लेकिन फिर अब ये SC/ST एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करा रहे हैं। RSS का जो प्रमुख है वो कह चुका है कि बाबरी मस्जिद की तरह से हमने बाकी सारा जो मुसलमानों को बेदखल करना है वो कोर्ट से करा लेंगे। अब आपको भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए तैयार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए अब उन्होंने 6 दिसंबर की तरह से भीड़ भाड़ ले जाकर मस्जिद को ढाने की जरूरत नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ले आएंगे। और गवाही के लिए मुझे शर्म आती है, नहीं इसलिए रखते हैं, वो एक आध दलित को रख लेंगे। आप जानते हैं उससे पहले जस्टिस नजीर को रखा हुआ था बाबरी मस्जिद के केस में, एक दिखाने के लिए एक मुसलमान को पाल के रखते हैं, गधे को।
एक दलित को पाल के रखते हैं वो गधे को, कि सारा बोझ उनका धोएगा और उसका नाम आगे रहेगा। तो ये चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है मोदी और आरएसएस के लोग जो ये सोचते हैं कि ये इस तरह के देश के साथ हो जाएगा, इसके बावजूद के ओबीसी के जो मेंबर पार्लियामेंट है आरएसएस के ज्यादा हैं, एससी के मेंबर के ज्यादा हैं, और बहुत सारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं मोदी ने। लेकिन ये सबको हर वक्त में हर आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं सोचता नहीं हूं कैसा होगा, और मुझे लग रहा है मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मिला जुला के सर अगर एक बात पूछे इसको, तो इस तरह का वर्गीकरण असंवैधानिक है, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, है ना। मिला जुला के यही बात है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और देखिए, अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो आपने नेहरू के जमाने का जो था कि ये इजारादारी हो गई है, इजारादारी के बाद आप किसी इजारेदार को नहीं रहने देंगे, मोनोपोली खत्म करेंगे आप। तो आप मोनोपोली ये क्या कर रहे हैं कि हमारे में नौकरियों की मोनोपोली हो गई जी, हमारी क्रीमी लेयर वाले ने, तो मोनोपोली वहां भी खत्म कर दो ना। ये पूंजीपतियों की मोनोपोली भी खत्म कर दो ना। उसको बोलो कि रिजर्वेशन, अच्छा फिर उसके बाद आप जो है प्राइवेट इंडस्ट्री में रिजर्वेशन नहीं कर रहे, आप उसको होने नहीं दे रहे। ये रिजर्वेशन देखते हैं के बिना क्या चल रहा है, मुल्क और समाज किस दिशा में जाता है। लेकिन ये बेसिकली वर्गीकरण का मामला नहीं है, सुप्रीम पूरी कोर्ट तैयारी के आरक्षण जरिए खत्म करने हिंदुत्व जो गेम करवाने जा रही है, मुसलमान उसका शिकार हुए हैं, अब बहुजन उसका शिकार होने जा रहे हैं। जी, हो गया, शुरू तैयारी है करिए जी। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।